नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इससे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश का संविधान हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार देता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार भी देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो विशेष राहत कानून की धारा 3 और 4 से संबंधित है। इसको लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, विशेष राहत कानून की धारा 3-4 में क्या प्रावधान है, इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। शो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हम आपके लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं हर दिन एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय विशेष राहत कानून की धारा 3 और 4 से संबंधित प्रावधानों से है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है, कोई रास्ता कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आ रहा तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स में से किसी पर भी कॉल करके आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या उचित कानूनी रास्ता हो सकता है इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद हसन इस्फानी साहब हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है इस्फानी खान साहब आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप दर्शकों को सरल भाषा में बताएं कि ये विशेष राहत कानून होता क्या है। देखिए, विशेष राहत कानून जो है वो बेसिकली पहले क्या था कि एक संविधान का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था और उसमें उससे जो भी दिक्कतें पैदा होती थी उनको कोर्ट में इन्फोर्स करके कोई भी केस फाइल करने में बड़ी दिक्कतें होती थी। तो लॉ कमीशन ने 1960 में एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किया कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा भी ऐसे कानून को लाइए जिससे लोगों को जो भी अगर उनको कोई राइट बनता है और उस राइट को इन्फोर्स कराना चाहते हैं, कोई राहत लेना चाहते हैं तो वो कोर्ट में उस कानून के दायरे में जा सकें। इस वजह से फिर वो 1963 में पार्लियामेंट ने ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को एनैक्ट किया जिसमें तरह तरह के प्रोविजन दिए। उसमें इंजंक्शन का भी प्रोविजन है कि कहाँ कोर्ट में जाकर किसी कोई काम नहीं कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोका जाए। और सेक्शन इस तरह के जो प्रावधान है उसमें कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सेबिलिटी को भी ले लिया। उसमें और भी तरह के अगर किसी का पोजीशन छिन गया है तो वो कोर्ट में जाके अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकता है। किसी का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने परफॉर्म नहीं किया है तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाकर कोर्ट के जरिए सूट फाइल करके और रिलीफ ले सकता है कि इन्होंने ये काम करने के लिए कहा था और ये काम नहीं किया, इससे मेरा इतना नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई इनसे कहा जाए कि मेरे नुकसान की भरपाई करें। ये सारे प्रावधानों के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को 1963 में पार्लियामेंट ने एनैक्ट किया। चलिए, बिल्कुल इसके और भी हम तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन साथ में अपने दर्शकों से हम अपील भी बार बार करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके सामने चल रही है, कोई रास्ता कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान
होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए मौजूद हैं। आज का जो विषय है वो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर है, साथ ही फ़ोन लाइन्स भी लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी। मैं इस्फानी साहब, इसके क्लॉज 3 और 4 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले धारा 3 क्या कहती है विशेष राहत कानून के तहत? हाँ, धारा 3 बेसिकली जो है वो ये कहती है कि इस कानून में जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो प्रावधान जो है किसी और कानून में अगर कोई प्रावधान दिया गया है तो उस कानून में दिए हुए प्रावधान को इस कानून के प्रावधान से मिलाकर उसको रोका नहीं जा सकता। यानी अगर किसी में एक पेनाल्टी लेना या किसी तरह का क्रिमिनल एक्ट में किसी तरह की लॉ को इन्फोर्स करने की बात है, लेकिन वो इस कानून में प्रोहिबिटेड है, तो इस वजह से क्योंकि इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो प्रोहिबिटेड है लेकिन वहां दिया हुआ है, इस वजह से आप जो हैं इस धारा 3 कहती है कि उन चीज़ों को आप इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का लेते हुए उसको रोक नहीं सकते। ये तो 3 में सेविंग है, इससे कि इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रावधान जो है वो दूसरे एक्टों के ऊपर के प्रोविजंस पे अप्लाई नहीं होंगे। जी जी। लेकिन जो मेन है वो है सेक्शन 4 जो पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक तरह से ये कहें कि निचोड़ है। चलिए इस निचोड़ के बारे में भी हम समझेंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी बेहतर तरीके से समझ आए। लेकिन दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक कॉलर कानपुर से बब्बन जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। क्या समस्या है बताइए। बब्बन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, पहुंच रही है। सर सवाल कीजिए। सर हमारी समस्या ये है, मैं दूर संचार केंद्र में काम करता था। जी जी पहुंच रही है। मैं सवाल ये है सर हमारा, जी तो सन 1992 में हमको सर। बब्बन जी, सबसे पहले आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर सवाल कीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच पाए, आपका सवाल भी हम सुन पाए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सन 1992 में दूर संचार। जी चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन अपने दर्शकों से बार बार अपील करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए और आपके प्रश्न का वाजिब उत्तर भी हम आप तक पहुंचा पाए। आप धारा 4 के बारे में इस्फानी साहब बता रहे थे। धारा 4 जो है वो मैं ये कह रहा था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पूरा निचोड़ है। वो ये कहता है कि इस एक्ट के प्रावधान में जो भी रिलीफ मांगेगा वो रिलीफ सिर्फ किसी इंडिविजुअल के सिविल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए होगा, वो पेनल राइट को इन्फोर्स नहीं करा सकता। सिविल राइट्स का उसमें डिस्टिंक्शन ये है कि सिविल राइट इंडिविजुअल सिविल राइट्स ये है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल कि हमने किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया या एक परफॉर्मेंस करने के लिए कोई काम दिया कि भाई तुम दिन भर में मेरा ये काम करोगे, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। और तो अब अगर मैं उससे काम करा लेता हूं और उसको 200 रुपए या जो भी उसके तय हुआ है पैसे वो नहीं देता हूं, तो वो कोर्ट में अपना उस अधिकार को लेने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाकर वो उन चीजों उस पैसे को हासिल कर सकता है जी। लेकिन साथ में या इस तरह कह लूँ कि मैं किसी का कोई मकान है और किराएदार उसको खाली नहीं कर रहा है या किसी ने उससे किसी के रहने वाले के पोजीशन को ले लिया है, तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रावधानों में जाकर कोर्ट से और अपना मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज की का पोजीशन मांग सकता है जी। ये सिविल राइट्स हैं। लेकिन ये कानून कहता है कि सिविल राइट्स ही आप इन्फोर्स करा सकते हो, आप पेनल राइट्स को इन्फोर्स नहीं करा सकते। पेनल राइट्स क्रिमिनल केसेस का क्रिमिनल यानी आप किसी को आपको पता चला कि फलां आदमी चोरी करने जा रहा है, तो अब आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते साहब इनके अगेंस्ट इंजंक्शन पास किया जाए कि इनको चोरी से रोका जाए या इनको किसी क्रिमिनल एक्ट करने से रोका जाए जी। या दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं कि अगर सिविल राइट्स लेने में भी कहीं ना कहीं पेनाल्टी का कोई पेनल एक्शन आता है तो वो भी हम इन्फोर्स नहीं करा सकते। उसको हम एक एग्जांपल के तौर पे
क्लियर कर दें, वो ये क्लियर कह सकते हैं कि जैसे अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया या कोई इस तरह का काम किया कि हम आपको परफॉर्मेंस करने पे 100 रुपए देंगे, लेकिन अगर आपने ये परफॉर्मेंस नहीं किया तो हम आपसे 2000 रुपए लेंगे जी। तो ये अब हम रिकवरी, ये पेनाल्टी हो गई, पेनल क्लॉज में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाकर ये पैसे चलिए, रिकवर इसकी नहीं और कर भी हम सकते। प्रक्रियाओं के बारे में समझेंगे। एक और खास मेहमान रमेश यादव जी भी हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ गए हैं। आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, बहुत स्वागत है रमेश यादव जी। रमेश यादव जी, आज हम बात कर रहे हैं विशेष राहत कानून की धारा 3 और 4 से संबंधित प्रावधानों से। आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे इसे? अच्छा जी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जिसको हिंदी में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कहा जाता है। जी जी। और ये अधिनियम पूरी तरह से थोड़ा अगर हम इसको समझे तो ये जो कॉमन लॉ का सिस्टम है, वो हमारे यहाँ भी भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है, कॉमन लॉ का जो सिस्टम था वही लागू होता है। और पहले ब्रिटिश काल में 1877 में भी एक एक्ट था, बाद लेकिन वो एग्जॉस्टिव नहीं था, बहुत ढेर सारी कमियां थी उसमें। तो फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 9वीं रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के बाद ये जो वर्तमान में एक्ट है और ये अस्तित्व में आया। और अभी जो हाल में अगस्त में फिर से इसमें ढेर सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। जी जी। तो अब सवाल होता है कि इसकी क्या भूमिका है। एक्चुअली है क्या कि ये भी एक तरह का प्रोसीजरल लॉ है। जैसे लॉ दो तरह के होते हैं मोटे तौर पर, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है जिसमें हमारे हक और अधिकार को परिभाषित किया जाता है। दूसरा होता है कि उन हक अधिकार का अगर अतिलंघन हुआ है और कहीं से वो खारिज किए जा रहे हैं तो हम उसको उसकी प्राप्ति के लिए क्या फोरम होंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, वो जो निर्धारित करती है वो पूरी प्रक्रियात्मक विधि होती है, प्रोसीजरल लॉ जिसको हम बोलते हैं। जी। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये सीपीसी का ही एक तरह से पार्ट है। लेकिन चूंकि सीपीसी में एक लंबा समय लगता है और इसलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया गया, जिसके तहत जो हमारे सिविल राइट्स इन्फ्रिंज्ड हो रहे हैं उनको कैसे हम पर्याप्त उपचार उपलब्ध करा पाएं और त्वरित न्याय हो सके, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि न्याय त्वरित हो और सहज हो, सुलभ हो तो ज्यादा बेहतर वो न्यायिक व्यवस्था मानी जाती है किसी भी न्यायिक व्यवस्था के लिए। तो ये इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह एक्ट बनाया गया। और जैसा कि हमारा जो विषय है सेक्शन 3 और सेक्शन 4, सेक्शन 3 में यह बात कहा है कि एक सेविंग क्लाज है। हर कानून में कोई न कोई, सारे जो भी कानून हमारे यहाँ लागू है सब में सेविंग क्लाज इसलिए बना दिया जाता है कि अगर उनका कोई अंतर विरोध ना हो दूसरे कानूनों से। तो इसमें वही बात कहा कि अगर किसी और कानून में, जैसे उसमें मसलन दिया है कि संविदा अधिनियम है या भारतीय राष्ट्रीयकरण रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है, इसमें कुछ बातें कही गई हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो ये उसको बाढ़ नहीं करेगा, मतलब उससे बाधित नहीं होगा, यानी वही प्रवेल होगा। अगर इन जनरली ये प्रवेल होगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक कानून में कोई प्रावधान है तो वो प्रवेल करेगा। और चौथा जो हमारा धारा 4 है वो स्पेसिफिकली ये कहती है कि इसका प्रवर्तन, इसका इन्फोर्समेंट केवल सिविल राइट के प्रोटेक्शन के लिए होगा, पीनल लॉ के लिए नहीं। हालांकि उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो उसमें शब्द ये है कि मेयरली पीनल लॉ, मात्र केवल जो दांडिक विधियां हैं उनके उपचार के लिए या उनके एनफोर्समेंट के लिए इसका प्रवर्तन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, मेयर शब्द का इस्तेमाल किया तो इट मीन्स अगर कोई ऐसा दोष है, ऐसा रॉन्ग है जो कुछ रूप में अपने वो एंसिलरी पार्ट में आनुषंगिक रूप में अगर वो आधा आपराधिक है, जैसे मानहानि एक उदाहरण के लिए, मानहानि एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो मानहानि आईपीसी के तहत से सेक्शन 500 के तहत दंडात्मक भी है जी, और दूसरी तरफ ये एक तरह का सिविल रॉन्ग भी है। तो इसमें अगर आप जाते हैं तो कोर्ट निश्चित रूप से जो जिसके द्वारा ये मानहानि की गई है उसको रोक सकती है, जबकि ये इसका एक पार्ट जो है वो पीनल लॉ से गवर्न होता है। लेकिन कोर्ट जो लगातार आपकी मानहानि किया जा रहा है जिसके द्वारा, उसको एक इंजंक्शन पास करके कि आप इस काम को रोक दें तत्काल प्रभाव से, तो रोक सकती है। तो कहने का मतलब कुल ये हुआ कि केवल अगर मात्र केवल
पीनल लॉ का उल्लंघन हो रहा है तो इस इन्फोर्समेंट के लिए अब नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये सिविल जो लॉ है हमारा उसका एक पार्ट है, और सिविल राइट्स को कैसे हम अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट कर पाए, उसके लिए क्या फोरम होंगे, और फिर उसमें सिविल कि जो भी हमारे संबंध स्थापित होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। चलिए, यानी कुल उसका मिलाकर पूरा ये कहा जाए प्रावधान कि है। इंडिविजुअल सिविल राइट से संबंधित ये है ताकि इंसाफ लोगों को मिल पाए और त्वरित मिल पाए। एक और दर्शक हमारे साथ बिहार से अनुज जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनुज जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो सर, मेरे दादा वसीयतनामा मेरे माँ के नाम से लिख गए। हेलो सर। जी अनुज जी, सवाल कीजिए अपना। सर, मेरे दादा 6 भाई थे। जी जी। एक भाई का लड़का बच्चा नहीं था, हाँ हाँ। और वो मेरे माँ के नाम से वसीयतनामा लिख गए थे, जी जी। और प्रोवेट के लिए वो प्रोवेट कराना था। प्रोवेट कराना था। जी प्रोवेट के लिए हाजीपुर वैशाली जिला में केस किया, और वहाँ से और अन्य पार्टी उसमें को पार्टी नहीं बनाया था हाजीपुर। हाँ। और यहाँ जब पार्टी नहीं बनाया तो लोग हाई कोर्ट गया, खारिज कर दिया, कहने का मतलब हाजीपुर उसको। तो वो हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट ने उसको पार्टी बना दिया। जी जी। और ये लोग कहता है कि वसीयतनामा गलत है। नहीं, समस्या और क्या आ रही, सीधा आप सवाल कीजिए ना, दिक्कत क्या आ रही उसमें, आप चाहते क्या है? ये लोग चैलेंज किया है जो वसीयतनामा गलत है, तो वो लोग कोर्ट में अभी चल रहा है केस। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है इस्फानी साहब, क्या क्या कानूनी रास्ता इनके पास बचता है? देखिए, इनके पास ऐसा है कि नॉर्दर्न इंडिया में इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो है 57 और 214 को अगर हम पढ़ें तो नॉर्दर्न इंडिया में प्रोबेट ज़रूरी नहीं है। ये डायरेक्ट सिविल सूट फाइल करके और विल को सेटअप करा के अपना प्रॉपर्टी के लिए उस पर एक डिक्लेरेशन ले सकते थे। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने प्रोबेट कोर्ट में केस फाइल कर दिया और प्रोबेट कोर्ट ने एक तरह से कॉग्निजेंस ले लिया, तो अब इसमें ये वहां पे जैसे विल को प्रूव करने का तरीका है, वो विल को प्रूव कर दें कि ये विल जो है उनके दादा ने जेन्यूनली बनाई थी और होशो हवास में बनाई थी, और विल प्रूफ हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी उनके माँ के नाम अपने ऑटोमेटिकली, प्रोबेट अगर मिल गया तो वो डिक्लेरेशन मान लिया जाएगा। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं अनुज जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा, और जो तरीका आपको अभी सैयद हसन इस्फानी साहब ने बताया वो तरीका आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी परेशानी जरूर दूर होगी। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने दर्शकों से अपील भी बार बार करते हैं कि कोई भी कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बब्बन जी कानपुर से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बब्बन जी, सवाल कीजिए, क्या परेशानी? सर, परेशानी में ये है सर, हम 1999 में दूर संचार केंद्र में जी। सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करता था। हाँ हाँ। केजीएल में थे हम। तो हमको सन 1999 में निकाल दिया। उसके बाद हमने कोर्ट में मुकदमा कर दिया। फिर हमारा मुकदमा यहाँ चला, फिर सेंटर कोर्ट में आया जी। तो वहाँ से चलने के बाद में सर वहाँ से हम जीते सेंटर कोर्ट से जी। तो कोर्ट ने आदेश किया कि 50% का वेतन 5.5 से पुनः ड्यूटी पे बहाल किया जाए। फिर डिपार्टमेंट चला गया हमारा हाई कोर्ट इलाहाबाद जी। वहाँ पे स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद में हमने वहाँ भी वकील किया सर, तो अब वहाँ पर चल रहा मुकदमा, और हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं कि वो कंपनसेशन ले लो जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर हमको ड्यूटी दी जाए, और जो हमको आदेश हुआ कोर्ट से कि 5.5 से 50% का वेतन दिया जाए। रमेश यादव जी, क्या कानूनी विकल्प ये अपनाएं? इनकी परेशानी आपने सुनी? नहीं, अब हाँ मैंने सुना, और इनको कैट ने, जिसको सेंट्रल कोर्ट कह रहे हैं, कैट ने इनके पक्ष में निर्णय दे दिया था, और विभाग ने उस निर्णय को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जी। जहां कोर्ट ने कैट के ऑर्डर को स्टे कर दिया इनके अनुसार, जैसा ये कह रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि ये उधर स्टे करने के बाद जवाब मांगा गया होगा, ये अपना जवाब प्रॉपरली लगाएं और फाइनल आर्गुमेंट कराएं। कोर्ट मेरिट के आधार पर तय कर देगी। अगर उस ऑर्डर में कोई खामी नहीं होगी जो ऑर्डर कोर्ट
कैट ने जो ऑर्डर पास किया था इनके पक्ष में, तो इनके पक्ष में पुनः हो जाएगा फिर। जी। अब चूंकि तथ्य और परिस्थितियां क्या फैक्ट हैं पूरे केस के, जब तक वो न समझा जाए, लेकिन मोटे तौर पे इनको चाहिए कि अगर ये चाहते हैं तो अपने जो अगर विभाग दबाव बना रहा है, इट मीन्स ये इनका अपर हैंड है, इनके पक्ष में है मामला, तो ये उसको निस्तारित करवाएं, लगवा करके और मामले को फाइनल हियरिंग करवाएं और फिर कोर्ट करेगी तो बैक डेट से सब कुछ इनको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो बबन जी आपको तरीका भी बताया रमेश यादव जी ने, अगर वो तरीका आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो परेशानी उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। और जो आप कह रहे हैं कि कंपनसेशन लेकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, आपके पास कानूनन विकल्प मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील इसलिए करते हैं क्योंकि एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। आज हम बात विशेष राहत कानून की धारा 3 और 4 की कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मैं सैयद इस्वानी साहब आपके पास आऊँगा। जो उद्देश्यों की बात हो रही है कि इस एक्ट का ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, क्या जिस उद्देश्य के साथ इस एक्ट को अमल में लाया गया उसका फ़ायदा हो रहा है, या फिर अभी भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त किया जाए तो उसका और बेनिफिट हो सकता है? देखिए, जो भी कानून है, जब भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है तो उस वक्त जो परिस्थितियां होती हैं समाज में और जो ज़रूरतें होती हैं उनको देखकर वो एक्ट लेजिस्लेट किया जाता है। लेकिन समय बीतने के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, सोसाइटी का रखरखाव बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं, तो इसीलिए उसी हिसाब से उन एक्ट में टाइम टू टाइम पर लेजिस्लेशन अमेंडमेंट लाता है। लेकिन जो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जो 1963 में बना और बहुत हद तक एक तरह से ये कहते हैं कि सिविल लॉ का ये कामयाब एक्ट है, और इसी एक्ट के बेसिस पे अब जैसे रिसेंट अमेंडमेंट्स भी आ गए हैं, तो जैसे एक जो इसका सबसे बड़ा पोर्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है वो सेक्शन 36 से और 42 के बीच का है, जहां टोटल इंजंक्शन डिफाइंड किया गया है कि किन किन परिस्थितियों में कोर्ट यानी इंजंक्शन दे सकती है लोगों को अगर उनको उनके किसी राइट को इफेक्ट हो रहा है या उनका कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वो टेम्परेरी परमानेंट इंजंक्शन के तौर पे कायदे से इस एक्ट में डिफाइन किया गया। वो भी एक तरह का सिविल राइट है जो कोर्ट से इन्फोर्स कराया जा सकता है। चले, एक फाइनल रिएक्शन रमेश यादव जी मैं आपसे जरूर चाहूंगा। इस एक्ट का विस्तार देश के सभी राज्यों में है या फिर कुछ जगहों पर ये लागू नहीं होता? नहीं, ये विस्तार पूरा संपूर्ण भारत में है, सिर्फ जम्मू कश्मीर छोड़ करके, जैसा हर एक्ट के साथ होता है वहां भी कुछ फेरबदल के साथ वहां की भी लेजिस्लेटिव ने इस तरह के एक्ट को लागू किया है, तो पूरे भारत में इसका विस्तार है। उद्देश्य आपको भी लग रहा है कि आपने कहा कि उद्देश्य इसका बहुत अच्छा था, क्या आपको लग रहा है कि इसका उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है इस एक्ट का? अब व्यवहारिक दिक्कतें तो हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम के साथ जैसा है इसके लिए भी हम ये उससे कोई उसका अपवाद नहीं है, क्योंकि लेकिन इधर तो अब जुडिशियल सिस्टम में थोड़ा सा जब से नए चीफ जस्टिस आए हैं, जैसे खासतौर से स्टाफ जजेस कमी और तमाम स्ट्राइक और ये सब चीजें जो दूर की जा रही हैं, उससे बेहतर ये एक्ट अपने जो भी इसका उद्देश्य है उस रूप में काम कर रहा है। और अब एक जो अमेंडमेंट हुआ उसमें कुछ चीजें और जोड़ भी दी गई, जैसे सेक्शन 20A है, तो 20A में कहा गया कि इसके लिए राज्य सरकार नोटिफिकेशन द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित करे कि ये जहां इनके मामलों की सुनवाई हो। इसी तरह 20B में ये कह दिया गया कि किसी भी मामले में अगर कोई आपने मान लीजिए सूट फाइल किया और समन हो गया, तो समन की डेट से 1 साल के अंदर 12 मास शब्द का इस्तेमाल हुआ, 12 मंथ के अंदर उस मामले का निस्तारण हो, और अगर किसी कारण बढ़ाया जाए तो उन कारणों का उल्लेख किया, ज्यादा 6 महीने बढ़ाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो कुल मिलाकर के यानी 1.5 साल में ही आपके मामले का निस्तारण हो जाना चाहिए। तो अब इससे लगता है कि हमारी विधायिका बहुत सजग है कि लोगों को न्याय त्वरित मिले, समाज में डिस्प्यूट कम होंगे तो शांति व्यवस्था और दूसरी चीजें कायम होंगी।
और चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भी उस आप उद्देश्य दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखने के लिए, और साथ ही जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल जानकारियों का अभाव जो होता है ये एक पेंच होता है जिसकी वजह से एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज तक पहुंचने से चूक जाता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच में मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।